हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड यह 5वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, विज्ञान से, भूगोल से और इंडियन पॉलिटी से। तो आइए हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के सहित देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला ये विद्रोह माना जाता है और पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सफल विद्रोह में से माना जाता है, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसका भले ही इसको प्रारंभ जो है मंगल पांडे के ये से हुआ था, बगावत से, लेकिन जो बाजाबता शुरू हुआ था वो मेरठ छावनी से हुआ था। हालांकि मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी से थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। यानी उस वक्त जो है वो तत्कालीन कारण में से चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था, या लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था जिसमें उसने जब्ती नीति, यानी जिस भी ये राज परिवार को अगर कोई उसका वारिस नहीं हो तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था, जिसमें सतारा, संबलपुर, झांसी इन सारे के साथ ऐसा ही किया गया था। या फिर ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिक के वेतन में अंतर था, भारतीय ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास था। तो ये सारा प्रयास था, लेकिन उस वक्त का जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जो उस वक्त एनफील्ड राइफल लाया गया था उसमें उसको लेकर के एक ये बना था कि जो एनफील्ड राइफल का कारतूस है उसको दांत से खींचना पड़ता था, और एक ये था परसेप्शन था कि उसमें जो है गाय और सूअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, और जो कि दो भारतीयों के लिए, दोनों दो अलग अलग धर्मों के लिए वो एक पवित्रता का विषय था, और इसको लेकर के सारे सिपाहियों ने जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अक्सर जो है बीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और चूंकि ये अगर परीक्षा उस पर आधारित हुई तो फिर इस प्रकार के प्रश्न होंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्रोह है और दूसरा में है विद्रोह का नेता। तो मेरठ से 1857 का विद्रोह कौन किए थे, दिल्ली से कौन किए थे, हरियाणा से कौन किए थे और बरेली से कौन किए थे। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो मेरठ से कदम सिंह सही है, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है। हरियाणा से राव तुलाराम सही है, और बरेली से जो है वह खान बहादुर खां भी है। उसी प्रकार झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, लखनऊ से बेगम हजरत महल है, बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह हैं। ये सारे लोग अलग अलग जगहों से जो है ये 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किए हैं, अर्थात इसका जो है तीसरा का ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ये हम सभी जानते हैं कि 1857 क्रांति के जो नेतृत्व है बिहार में वो बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह आरा जिला के जगदीशपुर गांव के रहने वाले हैं, और वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो समय है 1885 से लेकर के 1905 के बीच की अवधि को किस चरण में माना जाता है। उसके बाद फिर 1905 से लेकर के 1915 की अवधि आती है, फिर 1915 से गांधी युग का आरंभ होता है। तो इस प्रकार का जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय कालखंड को बांटा गया है, उसमें 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तब से लेकर के और 1905 तक की जो अवधि है, इस अवधि को जो है उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है इसलिए प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, क्योंकि यहीं पर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ एओ ह्यूम यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम के ये प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, यानी उसकी स्थापना जो है ये का जो अधिवेशन था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से
कांग्रेस नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाएंगे? इसका सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो अब मौजूद है वह महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी है, जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है उसके उत्तर की व्याख्या के सहित आप लोगों को ये कराएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक जो है उसका अपडेट मिलेगा। और अगर दोस्तों अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो से बेहतर फायदा उठा सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है यह 1885 ईस्वी में होता है और उस वक्त भारत में जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा कि लॉर्ड डफरिन के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है वो किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में आया था, इसको रेले कमीशन के नाम से भी जानते हैं और इस वक्त जो भारत में वायसराय के रूप में कार्यरत थे वह थे लॉर्ड कर्जन, और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन भी किया है। इसके अगले साल यानी 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को प्रशासनिक दिक्कत बताते हुए बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था 1904 में और बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जी, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जो है जॉर्ज यूले को जाना जाता है, या फिर विलियम वेडरबन को जाना जाता है, या एओ ह्यूम को, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, वो उनको जो है हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, और जॉर्ज यूले जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? जी, इसका सबसे सही जवाब क्या है कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी थे, या फिर जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे, या फिर फिरोज शाह मेहता थे। तो इसका सबसे सही उत्तर जो है कि भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले जो भारतीय हैं वह दादा भाई नौरोजी है, जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में उभरा था? इल्बर्ट विवाद जो है यह रिपन के शासनकाल में उभरा, या लॉर्ड लिटन के, या फिर लॉर्ड डफरिन के, या फिर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में उभरा था? तो 12वां नंबर प्रश्न के लिए दोस्तों जो सबसे सही जवाब होगा कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में उभरा था, यह 1884 में। और लॉर्ड ये इल्बर्ट बिल था क्या? तो इल्बर्ट बिल इसलिए हुआ था विवाद क्योंकि लॉर्ड रिपन को जो है वो भारतीय ये का जो है उद्धारक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध केस की सुनवाई करने का अधिकार दिया था, जो इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि भारतीयों के विरुद्ध केस सुनवाई का अधिकार अंग्रेजों को था, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जज केस की सुनवाई किसी भी सूरत में नहीं कर सकते थे, और इस बिल के तहत जो है उन्हें अधिकार दिया गया था, और जिस कारण जो है यह विवाद उभरा था, और फिर जो है ये लॉर्ड रिपन को अपने समय से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? जी, 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है वह किनके द्वारा किया गया है? कौन वायसराय ने इसका उल्लंघन किया है? हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके भी बताइए
कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है, ताकि पता चले कि तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है ये सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, किसने किया था। तो इसका जो 14वां नंबर प्रश्न है, सबसे सही जवाब है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि देशबंधु की उपाधि किसे दिया जाता है। देशबंधु की उपाधि जो है वो भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है, या फिर चित्तरंजन दास जी को दिया जाता है, या बिपिन चंद्र पाल, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो 15वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कि देशबंधु के नाम से जो जाने जाते हैं वह चित्तरंजन दास यानी CR दास जो है इसके नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब शुरू किया गया था, 1940, 41, 46, 42। तो हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 16वां नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर जो है ये नाम है और इधर उपनाम है, इधर हमारे आंदोलनकर्ता का नाम है और इधर उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। हम जानते हैं कि उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है यह गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात जो सबसे सही कूट बन रहा है 17वां नंबर प्रश्न के लिए वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि 1 का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 में अंग्रेजों के द्वारा जो है वो रॉलेट एक्ट लाया गया था, यानी उसके तहत जो है किसी भी भारतीयों को संदेह के बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसमें था कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, किसी प्रकार का कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। और उसी के तहत जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है गिरफ्तार किया गया था। और लोग जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में, पंजाब के अमृतसर जिला में जलियांवाला बाग में जो है ये कर रहे थे। और जब वहाँ सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण, तो जनरल ओ डायर ने जो है उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी और हजारों लोग मारे गए थे। अर्थात 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह पंजाब राज्य के अमृतसर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गांधी और इरविन की जो समझौता है 5 मार्च 1931 का, यह किन से संबंधित है। तो 5 मार्च 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के हुआ था। और इसमें यह बात भी बनी थी कि गांधी इरविन समझौता के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें हिस्सा लेने, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन जाएगी। और जो है ये गांधी जी द्वारा जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित करने की भी बात हुई थी। यानी 19वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो नाम आता है वह कौन आता है। तो इसका सबसे सही जवाब है 20वां नंबर प्रश्न के लिए, कि जो ये थे भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है 20वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है। यह प्रश्न जो है विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, अतः हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप दोस्तों चैनल पर अब तक नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा तथा आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक वीडियो है। तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे बेहतर फायदा उठा सके। 21वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, यानी प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है। तो प्रकाश के लिए सबसे अधिक वेग जो है वह निर्वात में है। निर्वात जहां हवा भी उपस्थित नहीं हो, बाकी कोई भी माध्यम हो, चाहे वह ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो या गैस माध्यम हो, तो वहाँ प्रकाश का वेग घट जाता है। हीरा में जो है प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसी वजह से हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा और निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, 1 के बराबर होगा निर्वात का अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है
कि जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल कौन से क्रम में होगा। तो सबसे जो ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी इन तीनों में, जल में, कांच में और हीरे में, तो जल में उससे कम जो स्पीड होगा वो हीरा, जल के से कम कांच में और सबसे कम हीरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन तीनों में अगर हम लोग प्रकाश की चाल को डिवाइड करें तो ये जल, कांच, हीरा जो है सीरियल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 की सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी सूर्योदय जब होता है तो उस समय से लेकर के पृथ्वी तक उस रोशनी को पहुंचने में कुल मिलाकर कितना समय लगता है। तो 23वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वैसे 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता है, 16 सेकेंड भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन जो लगभग में है वो 8 मिनट का समय जो है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है। जी, इंद्रधनुष जो है वो सूर्य का जो रोशनी है उसी से प्रकिरणित होकर के इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो है यह श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण होता है, अर्थात इंद्रधनुष में जो है वो 7 रंग दिखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो 7 रंग जो है बैगनी, आह, पी, नाला, यानी बैगनी, आसमानी, जामुनी, ह से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी कलर और ला से लाल। तो इसमें जो है विक्षेपण सबसे अधिक जो है वह होगा बैगनी कलर का, इसका ये विक्षेपण सबसे अधिक होगा और सबसे कम जो होगा वो लाल कलर का होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 कि समान आवेश, यानी एक तरह का ही अगर आवेश हो, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश हो या फिर निगेटिव निगेटिव आवेश हो, तो समान आवेश में क्या होता है। तो समान आवेश में जो है वह होता है विकर्षण, और असमान आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो विकर्षण होगा, एक दूसरे को अलग अलग हटाएगा, लेकिन अगर असमान होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो फिर आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से कौन जाना जाएगा। कोशिका के जो अंग है उसमें से गोल्गी काय है या फिर न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है, ऊर्जा गृह है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, अर्थात 27वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से कौन जाना जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस या गोल्गी काय। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जो है, कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण जो है अल्ट्रावायलेट रे, इसके जो है वो सबसे अधिक कौन सा हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उससे जो प्रभावित होने वाले हमारे शरीर के अंग है वह सबसे अधिक जो है त्वचा को प्रभावित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि इससे सबसे अधिक जो है त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। जी, कागज है, डीडीटी है, एल्यूमिनियम है और प्लास्टिक है। तो जैव निम्नीकरण में जो नाम आएगा, प्रमुख नाम, वह है कागज का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। जी, यह कितना डिग्री अक्षांश है। तो मुख्य भूमि का पूछ रहा है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके जो यहाँ पर कन्याकुमारी के पास जो मुख्य भूमि है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है। भारत चूंकि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत का जो अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश से ही शुरू होगा। तो मुख्य भूमि से जो अक्षांश शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और लेकिन अगर भारत का पूछे जो सबसे उत्तरी, ये सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और मुख्य भूमि पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहा जाता है और भारत की जो देशांतर शुरू होती है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच, और इस बीच जो है लगभग 2 घंटा का समय अंतराल है। इसलिए भारत ने जो अपना मानक समय रखा है वो 82.5 डिग्री जो है
पूर्वी देशांतर को रखा है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह इलाहाबाद के नैनी के पास जो है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में जो है यह स्थित है। और ये 82.5 डिग्री पर जब हम लोग निकालते हैं कि देशांतर 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इस प्रकार 82.5 डिग्री में जो है लगभग 5 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। यानी भारतीय जो समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि पूरब में स्थित है। अगर यह पश्चिम में स्थित होता तो यह 5 घंटा 30 मिनट पीछे होता। तो इसीलिए जो है भारत और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के समय में कितना अंतराल है, 5 घंटा 30 मिनट का, और कहाँ है तो आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को तट रेखा सबसे लंबी है। जी, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे लंबा तट रेखा वाला जो राज्य है वह यह राज्य है जिसका नाम है गुजरात। ऑप्शन नंबर जो ये है सी वह करेक्ट आंसर होगा कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा से जो गुजरने वाले राज्य हैं भारत के वह 8 राज्य हैं, जिसको याद किया जा सकता है मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से मित्र पर, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ये 8 राज्य हैं मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। अर्थात नहीं गुजरता है तो मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड तीनों से गुजरता है। नहीं गुजरने वाला जो नाम है वो उत्तर प्रदेश का है और अपने बिहार राज्य से भी नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। भारत की भूमि का जो सबसे उत्तरी भाग है यह जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। यह जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे बेहतर फायदा उठा सके। 36वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघ की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संघ की व्यवस्थापिका को जो है वह संसद के नाम से जाना जाता है, यानी भारत का जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको संसद कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन है। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं और अंग की बात करें तो 3 अंग हैं। एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। और अंग कौन कौन है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं। तो लोकसभा जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका कार्यकाल समाप्त होता है, पूरी तरह सदन भंग होता है, फिर से पूरे भारत में चुनाव होता है और जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से, वह जनता जो 18 वर्ष से अधिक आयु की उम्र है वो प्रत्यक्ष रूप से इसमें जो है मतदान करती है। लेकिन जो राज्यसभा है इसकी कभी भंग नहीं होता है। हर 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता जो है समाप्त होती है और फिर उस पर चुनाव होता है। तो अस्थायी सदन के रूप में राज्यसभा जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है। लोकसभा भारतीय संसद का प्रतिनिधि सभा है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो है यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, करेक्ट है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी करेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं किया जाता, उनका जो है निर्वाचन राज्य के जो ये विधान मंडल के सदस्य होते हैं वो करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, या न्यायिक समीक्षा से, या विपक्षी दल के नेताओं से, या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि न्यायिक समीक्षा से जो है इसकी संप्रभुता प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की भारत संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है, यानी कितने समय अंतराल
के अंदर में जो है भारतीय संसद का जो है दूसरा दो अधिवेशन हो जाना चाहिए। जैसे शीतकालीन सत्र अगर चले तो दूसरा सत्र जो है कितने समय के अंतराल पर चल जाना चाहिए। अभी शीतकालीन सत्र दिसंबर में चला है और दूसरा सत्र के लिए जो है बजट सत्र फरवरी में शुरू होगा। तो दो अधिकतम जो समय है वो 6 माह है। 6 माह से के अंदर में संसद का अधिवेशन बुलाया जाना है और कम समय का कोई ये नहीं है। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति कभी भी बुला सकता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज अभी 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट्स आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ अगर दोस्तों अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।